SC/ST एक्ट जो आयोग है दिल्ली में उनके तरफ कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद पिछले साल वो हमारे जो कलेक्टर है विनय गौड़ा जी सी, जो आज भी प्रेजेंट कलेक्टर है, उसको अटकवा पहले नोटिस दिया था, नोटिस में वो आया नहीं, बाद में उसको समन भेजा फिर भी आया नहीं, फिर अटक वारंट निकाला। उसके बाद वहाँ पे दिल्ली में उसको आयोग ने बताया कि 1 महीने के अंदर उनको मुआवजा दो, नहीं तो मैं एक्शन लूँगा। फिर भी आज 1 साल हुआ नहीं दिया। आखिर में मैं कोर्ट में जाना पड़ा और 156(3) के माध्यम से अभी कलेक्टर के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत FR दाखिल करना पड़ा। FR दाखिल हो गया। ऐसा अंतर्गत गाँव है, पूरा आदिवासी गाँव है। वो गाँव को ऑलरेडी गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र शासन ने, वो मानिकगढ़ कंपनी है, उसको परमिशन दिया ही नहीं, तब भी नहीं दिया, आज भी नहीं दिया। तो भी 30/4/1979 से लेके आज तक यानी 42 साल से वो कंपनी अवैध रूप से यहाँ से उत्खनन कर रही है। कुमार मंगलम बिरला है जो उसको भारत सरकार ने पद्म भूषण देके सम्मानित किया है। ऐसे कई सारे बिल्डर जो भारत के औद्योगिक यानी इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम रहने के बावजूद वो आदिवासी के ऊपर अन्याय कर रहे हैं। ड्यूटी करता हूँ, जहाँ जहाँ मेरे एरिया में अगर ऐसे इनलीगल काम चालू रहते वहाँ पे मैं आवाज़ बुलंद करता हूँ। इसकी तकरार मैं शासन प्रशासन को देता हूँ और तकरार देने के बाद भी अगर शासन प्रशासन ने कार्रवाई नहीं किया तो मैं सीधा कोर्ट में जाके CRPC कलम 156(3) के अनुसार पिटीशन दाखिल करता हूँ। कोर्ट को ये सब बात बताता हूँ और कोर्ट एक्शन लेते हैं और उनके ऊपर FR दाखिल करते हैं। और नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्राइबल टाइम्स में आपका स्वागत है। हम लगातार आदिवासियों पे बात करते हैं और जगह जगह जाकर आदिवासियों की समस्याएं उठाते हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने देखा कि अधिकतर मीडिया आदिवासी समाज की आवाज़ को उठाने में काफ़ी आगे पीछे सोचता है। न जाने क्या है आदिवासियों में, क्योंकि आदिवासी समाज भोला भाला सीधा है और इतने साल मतलब जब से कहा जाता धरती बनी है, आदिवासी जंगलों में निवास करता है और अभी जो देखा जा रहा है कि जंगलों को भी काटा जा रहा है, यहाँ उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है। वहाँ की लौह संपदा जो है उसको निकाल कर आदिवासियों को वहाँ से बाहर किया जा रहा है। और कुछ जगह ऐसे गांव भी हैं जहाँ पर भोली भाली आदिवासियों की जो ज़मीनें होती हैं उसको अपने नाम पर लोग बड़ी चालाकी से कर लेते हैं, लेकिन उन आदिवासी लोगों की समस्या या उनकी शिकायतों पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है या उनकी आवाज़ को भी उठाने वाला कोई नहीं होता। यहाँ इवन ये कह लें कि उनके इतने बड़े बड़े संगठन भी बने हुए हैं, वो संगठन भी ध्यान नहीं देते उस समाज के। मेरे साथ में चंद्रपुर जिले के मतलब पूरा एडवोकेट का ही काम करते हैं, अभी वो वकालत उनकी चल रही है। वो एक शासकीय सेवक हैं, पटवारी के पद पर है यहाँ पर राजस्व विभाग में। विनोद खोबरागड़े जी हैं। ये इनका परिचय किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार आप सोशल मीडिया में देखेंगे कहीं ना कहीं ये दिख ही जाएंगे किसी भी मुद्दे को लेते, और इनके मुद्दे कोई छोटे मोटे नहीं होते, राष्ट्रीय स्तर के होते हैं और बड़े भारी मुद्दे होते हैं। हम अभी आगे और बात करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी आदिवासी की। तो ये चंद्रपुर जिले से कुछ ही दूरी पर एक कौसंबी गाँव है, वहाँ पर आदिवासियों की जमीनें थी। यहाँ के जो भूमाफिया कह लीजिए, ये भूमाफियाओं ने अपने नाम पे उस आदिवासी भोले भले आदिवासियों की ज़मीन अपने नाम पे कर ली थी। जब विनोद खोबरागड़े जी के पास जब ये बात पहुँचती है तो वो उसके खिलाफ मतलब आवाज़ उठाते हैं। अब ये सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, मैं खोबरागड़े जी से खुद पूछूंगा कि खोबरागड़े जी आप खुद ही बताएं। तो खोबरागड़े जी, ट्राइबल टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो मुहिम चला रहे हैं आप, बड़े स्तर पे राष्ट्रीय स्तर की होती हैं, छोटी मोटी मुहिमें नहीं होती हैं। अभी जैसे आदिवासी समाज की जो आपने उठाई है इतनी बड़ी मुहिम, और ये जानकारी लगी कि आपने सीधा सीधा कलेक्टर को टारगेट किया है और कलेक्टर के ऊपर ही आपने एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया। तो सबसे पहले हम बात उस पर करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये मामला क्या है आदिवासी जमीन का? नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं विनोद खोबरागड़े एक जवाबदार व जागरूक नागरिक हूँ, कायदे का विद्यार्थी हूँ, भारतीय संविधान का अभ्यासक हूँ, एक जनप्रतिनिधि हूँ, लोक सेवक हूँ, RTI कार्यकर्ता हूँ। और मैं जहाँ मैं ड्यूटी करता हूँ, जहाँ मेरे एरिया में अगर ऐसे इनलीगल काम चालू रहते वहाँ पे मैं आवाज़ बुलंद करता हूँ। इसकी तकरार मैं शासन प्रशासन को देता हूँ और तकरार देने के बाद भी अगर शासन प्रशासन ने कार्रवाई नहीं किया तो मैं सीधा कोर्ट में जाके CRPC कलम 156(3) के अनुसार पिटीशन दाखिल करता हूँ। कोर्ट को ये सब बात बताता हूँ और कोर्ट एक्शन लेते हैं और उनके ऊपर FR दाखिल करते हैं। ये जो चंद्रपुर जिले के बाजू में जो एक ज्योति तालुका है, वहाँ पे जो कौसंबी गांव है, जो पेशा अंतर्गत गांव है, पूरा आदिवासी गांव है, वो गांव को ऑलरेडी गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र शासन ने, वो मानिकगढ़ कंपनी है, उसको परमिशन दिया ही नहीं, तब भी नहीं दिया, आज भी नहीं दिया।
तो भी 30/4/1979 से लेके आज तक यानी 42 साल से वो कंपनी अवैध रूप से यहाँ से उत्खनन कर रही, चुनखड़ी का उत्खनन कर रही और कई सारा पैसा कमा रही। उसका मालिक जो है कुमार मंगलम बिरला है, जो उसको भारत सरकार ने पद्म भूषण देके सम्मानित किया है। ऐसे कई सारे बिल्डर जो भारत के औद्योगिक यानी इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम रहने के बावजूद वो आदिवासी के ऊपर अन्याय कर रहे, 42 साल से अन्याय कर रहे। उनको उनकी जमीन जो है 24 आदिवासी की 200 एकड़ जमीन उन्होंने हड़प किया है, उसका रिहेबिलिटेशन नहीं किया, रिसेटलमेंट नहीं किया, उनको एक भी रुपया यानी उनको मुआवजा नहीं दिया और उनको डंडे मार के वो आके पुलिस ने उनको जब हटाया, जबकि वो पैसा गाँव है, कोई भी आदिवासी गांव को हाथ नहीं लगा सकते। ऐसी बात अगर यहाँ के जिलाधिकारी को और मालूम रहने के बाद भी 42 साल से एक भी जिलाधिकारी ने एक्शन नहीं लिया, वहाँ का तहसीलदार ने एक्शन नहीं लिया, वहाँ का एसडीएम ने एक्शन नहीं लिया, वहाँ के हमारे यहाँ चंद्रपुर में बड़े बड़े आमदार खासदार मंत्री बन गए, केंद्रीय मंत्री बन गए, पालक मंत्री बन गए, सुधीर भाऊ मुनगंटीवार भी थे, हंसराज अहीर भी थे, उसके पहले कई सारे मंत्री थे और आज भी है, लेकिन एक मंत्री ने आवाज नहीं उठाया, एक खासदार आमदार ने आवाज नहीं उठाया आज तक। कितनी बड़ी शोकांत जगह कि वो आदिवासी के ऊपर इतना बड़ा अन्याय अत्याचार 42 साल से चालू है, तब भी वो उनको कोई मुआवजा देने की बात नहीं कर रहे। जब मैं एक पटवारी रह के मैं जब यहाँ पे अपना भद्रावती का एमटा कंपनी का घोटाला निकाला, इसलिए वहाँ से बदली मेरी वोर्रा तालुका में किया, यहाँ पे जीएमआर वर्धा पावर का घोटाला निकाला, वहाँ से बदली जब मेरी वहाँ किया बॉर्डर में, जब वहाँ पे मेरी बदली होने के बाद ज्योति तालुका में जब मैं वहाँ पे देखा तो आदिवासी के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर कोई भी 7/12 आज भी उनके नाम पे 7/12 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे पिटीशन है, ये पिटीशन में 7/12 आज भी उनके नाम पे है, लेकिन उनको पूरा खोदाई करके 250-300 फुट खोद यानी गड्ढे करके पूरा उनको रिहेबिलिटेशन नहीं दिया, रिसेटलमेंट नहीं दिया, मुआवजा नहीं दिया। और ये बात मैंने जब कुछ वहाँ के लोक प्रतिनिधि को बताया कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट रहने के बाद मैं रास्ते पे आंदोलन नहीं कर सकता, आप ये डॉक्यूमेंट लो और कलेक्टर के खिलाफ आप एक्शन लो या उनको जवाब पूछो, लेकिन यहाँ के जो प्रतिनिधि थे लोक प्रतिनिधि वो भी सेटिंग कर दिए कंपनी से पैसा लेके। इसलिए बाद में मेरे को जब ये आदिवासी का हाल देखा नहीं गया तब मैं उनको इकट्ठा किया, आमदार के पास गया, खासदार के पास गया, कलेक्टर के पास गया और उनको न्याय देने की बात की। जब उसने नहीं दिया तो मैं SC/ST एक्ट जो आयोग है दिल्ली में उनके तरफ कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद पिछले साल वो हमारे जो कलेक्टर है विनय गौड़ा GC जो आज भी प्रेजेंट कलेक्टर है उसको अटकवा, पहले नोटिस दिया था, नोटिस में वो आया नहीं, बाद में उसको समन भेजा फिर भी आया नहीं, फिर अटक वारंट निकाला। उसके बाद वहाँ पे दिल्ली में उसको आयोग ने बताया कि 1 महीने के अंदर उनको मुआवजा दो, नहीं तो मैं एक्शन लूंगा। फिर भी आज 1 साल हुआ नहीं दिया, आखिर में मैं कोर्ट में जाना पड़ा और 156(3) के माध्यम से अभी कलेक्टर के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत FR दाखिल करना पड़ा। FR दाखिल हो गया, वहाँ के तहसीलदार ADO कलेक्टर के ऊपर FR दाखिल हो गया। FR दाखिल होने के बाद एक कानून में लिखा है एक्ट में SC/ST एक्ट में कि बेल नहीं दिया जाता, फिर भी वहाँ के एक जज ने तुरंत उनको बेल दे दिया। और बेल क्यों दिया बिना पूछे और बिना से के पुलिस स्टेशन से नहीं आते हुए, इसलिए वो जज की भी मैंने कंप्लेंट किया और 2 दिन के पहले उनकी तबादला भी हो गया। लेकिन तबादला ये नहीं जरूरी है कि वो जज का भी न्याय जो कानून जो ज्ञान है ये शुमार है, उसका निकाल पत्र का दर्जा भी शुमार है, इसलिए वो पद पे रखने के लायक नहीं है। इसलिए उसकी भी कंप्लेंट मैंने चीफ जस्टिस और बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, नागपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और हमारे चंद्रपुर के भी इनको कंप्लेंट किया और इनको भी घर में भेजो, क्योंकि भारत के अंदर SC/ST लोगों के ऊपर इतना अन्याय होता है, इतना अत्याचार होता है। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री बोलते कि 18,000 केसेस पेंडिंग है एट्रोसिटी एक्ट के, और दूसरी तरफ एक कोर्ट अगर कलेक्टर के ऊपर एट्रोसिटी गुना दाखिल करता है और दूसरा कोर्ट उसको बेल देता है तुरंत, तो फिर सामान्य नागरिक को क्या मिलने वाला है। इसलिए ये भारत के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर इतने बड़े जो पेंडिंग कानून रहने के बाद भी एट्रोसिटी एक्ट सेक्शन इतना बड़ा पावरफुल रहने के बाद भी हमारे लोगों के ऊपर न्याय नहीं मिलता है। इसका कारण ये कानून मजाक बन जाता, कानून का मजाक बना रहे हैं कानून का। इसका ये जो कानून के रखवाले है कलेक्टर, वो ऐसे गलत काम करता है और जजेस अगर ऐसे गलत काम करता है तुरंत उसको बेल देता है, जबकि एट्रोसिटी एक्ट के सेक्शन 81A के अनुसार बेल नहीं दिया जाता है, उसको जामीन नहीं मिलता है। उसको इतना बड़ा कानून में प्रावधान रहने के बाद भी अगर जजेस ऐसा काम करता है
ये बहुत बड़ी विडम्बना है हमारे देश की। इसलिए मैं उनके ऊपर भी एक्शन लेने की कंप्लीट किया है, उसका तबादला भी किया है। अभी हमारी 17 तारीख को कौशाम्बी के आदिवासी की बैठक रखा है। इसके पहले हमारे 3 महीने पहले कमिश्नर साहब की तरफ बैठक हुई गई। मैंने अपील दाखिल किया, क्योंकि वहाँ का जो एक तहसीलदार है, पहले तहसीलदार ने तो 2013 में गलत काम किया, लेकिन जो एक प्रशांत सुभाष बेड़से नाम का जो तहसीलदार था, जिसको कोई पावर नहीं था, उसने भी वो गांव का ताबा पूरा पोजीशन दे दिया गांव के साथ। कितनी बड़ी शर्म की बात है। और ये ऐसे अधिकारी हमारे यहाँ चंद्रपुर में मौजूद है जो एक्शन नहीं ले रहे। तो मैंने अपील दाखिल किया, कमिश्नर को ये बात बताया। कमिश्नर जो हमारे नागपुर के है, उसने तुरंत एक्शन लिया और कलेक्टर को डायरेक्शन दिया पिछले महीने में 27/3/2025 को कि खोबरागड़िया और इनकी तुरंत बैठक लो और वो आदिवासी को न्याय और मुआवजा दो। फिर भी 4 महीने उसने आर्डर होने के बाद भी नहीं लिया। अभी परसों हम जाके कलेक्टर को और मिले, और अभी कलेक्टर ने हमारे 17 तारीख को बैठक बुलाया है, और वो बैठक में हमने मांग किया है कि ये आदिवासी की जमीन के जो अवैध उत्खनन चालू है, 1 एकड़ में 50 से 60 करोड़ का कोयला जैसा निकलता वैसी चूनखड़ी निकलती है, तो हमको 5 करोड़ रुपए एकड़ का मुआवजा दो। दूसरी, हमारा गांव का रीसेटलमेंट करो। पूरे आदिवासी रहने के बाद उनके घर के 1 या 2 आदमी को 5-5 एकड़ जमीन रहने से नौकरी दो। अगर ये नहीं देते होंगे तो कंपनी में हमारी भागीदारी दो 50%, क्योंकि 60,000 करोड़ रुपए कंपनी का टर्नओवर है, वो अल्ट्राटेक कंपनी और मानिकगढ़ कंपनी। अगर ये भी नहीं करते हैं तो जैसी जमीन हमारी पहले थी वैसी जमीन हमारी आप रिटर्न करो, वापस करो। ऐसी मांग हमने 5 शर्तें और अटी रखा है। इसलिए कलेक्टर ने जो आज तक 42 साल से गवर्नमेंट को बोगस सवाल दिया, एक तरफ हमारी कंपनियों ने कलेक्टर के सामने लिख के दिया स्टेटमेंट शोइंग कंपनसेशन टू बी पेड, यानी हमने 42 साल से आदिवासी को मुआवजा दिया नहीं लेकिन देंगे, ऐसा कंपनी लिख के दे रहे कलेक्टर के सामने, मिल नहीं रहा फायदा। और वो कलेक्टर गवर्नमेंट को लिख के दे रहा था मंत्री को, मुख्यमंत्री को, कि कंपनसेशन 1985 को ही हमने पेड कर दिया। जब हमने पूछा कि आपने जेब से पैसा दिया क्या, कहाँ से पैसे दिया, उसका मुआवजा रसीद दिखाओ, कौन बैंक से दिया, धनादेश से दिया, चेक से दिया, वो कॉपी नहीं, हमारे पास नहीं बोलते। इतना गलत है, यानी इतना फर्जी कलेक्टर साहब हमने मेरे आयुष्य में आज तक 30-40 कलेक्टर मेरे यहाँ हो गए जिनके अंडर में मैंने काम किया, लेकिन ऐसा नहीं देखा। अच्छा, ये जो आपने जो कलेक्टर पे जो एट्रोसिटी एक्ट लगाई, ये मेरे ख्याल से भारत का पहला केस होगा ऐसा? ये भारत के पहले केस है कि एक पटवारी कलेक्टर के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट, शासकीय कर्मचारी रहने के बावजूद केस डालना, ये भारत के अंदर पहली बार हो गए। क्योंकि हम आज तक खासदार आमदार को गाली देते थे या उसकी तरफ निवेदन देते थे और उसको आदिवासी को न्याय देने की मांग करते थे, लेकिन ये मेन जवाबदारी हमारे जिले के कलेक्टर की है, क्योंकि वो वहाँ के कलेक्टर करके एक माँ बाप है, वो पूरे जिले का बॉस है। वो चाहे तो जहाँ उसको गलत काम दिखता वहाँ एक्शन ले सकता था, और इतनी बड़ी जानकारी उसको रहने के बाद भी कलेक्टर है ऐसा अगर गलत काम करता है तो फिर आमदार खासदार क्या करेंगे? नहीं, तो आपने जब इस पे उनकी मतलब FIR करवाई, गुनाह दाखिल कराया एट्रोसिटी एक्ट के तहत, डर नहीं लगा आपको? नहीं, देखिए, जिले का मालिक है और उसी डिपार्टमेंट में हम भी एक छोटे से मतलब कर्मचारी हैं, और मालिक मतलब राजा है, कलेक्टर तो राजा होता है। देखिए, इक्वल टू बिफोर लॉ, आर्टिकल 14, कानून के सामने सब समान है। भारत का संविधान जो है उसमें आर्टिकल 14 के सामने चाहे PM रहो, CM रहो या DM रहो, ये कानून के सामने बड़े नहीं है, ये सब समान है। दूसरी बात, मैं जो कोर्ट में जाता हूँ आर्टिकल 51 के अनुसार एक मैं नागरिक करके जाता हूँ, और नागरिक की जवाबदारी है, जल जंगल जमीन ये राष्ट्रीय संपत्ति है, और ये राष्ट्रीय संपत्ति बचाना ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है, जवाबदारी है। ऐसे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज भी जब भाषण देते हैं तो बताते हैं कि नागरिक ने क्या करना चाहिए। तो हमारे लोग इतने बड़े पावर रहने के बाद संविधान में इतना बोलने का राइट दिया है उनको आर्टिकल 19 में, तो ये बोलते क्यों नहीं, चुपचाप क्यों है? होगा वो कलेक्टर होगा, वो भी एक लोक सेवक है, IPC कलम है, वो तो पब्लिक का नौकर है ना, पब्लिक का सर्वेंट है, सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट। IPC कलम 21 के अनुसार वो लोक सेवक है, यानी पब्लिक सर्वेंट है। और पब्लिक सर्वेंट है, गवर्नमेंट पगार लेता है, पगार जब गवर्नमेंट का पगार देता है यानी पब्लिक का ही पगार देते हैं, तो पब्लिक का काम करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं कि लोग अभी भी, एक साधारण आम नागरिक जो होता है, संविधान में इतना पावर मेरे ख्याल से किसी को नहीं मिला जितना एक आम नागरिक को मिला हुआ, लेकिन वो अपने नागरिक, जो भारत का नागरिक है, वो अपने अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का उपयोग नहीं करता। शासकीय सेवकों की जो बात आती है, चाहे वो कलेक्टर हो, SP हो, इवन जज क्यों ना हो, ये शासकीय सेवक होते हैं, ये पब्लिक के लिए बैठे हुए हैं। इनको तनख्वाह जनता के जो पेमेंट, मतलब ये सैलरी जो ये लोग लेते हैं उसका टैक्स मिला, आम जनता के टैक्स से इनकी पेमेंट होती है, तो ये जनता के लिए काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है, ये राजा बन जाते हैं,
मतलब नौकर राजा हो जाता है और जो प्रजा जनता है वो नौकर हो जाती है। तो कुल मिला के ये देखा जाए कई बार संविधान के बारे में और जो मौलिक अधिकारों के बारे में, कर्तव्यों के बारे में आम जनता को कोई बताता नहीं है। यही वजह है कि आम जनता बेचारी भोली भाली होती, वो डर जाती है और इनके खिलाफ कोई गुनाह दाखिल नहीं कर पाती। तो ये क्या वजह मानते हैं, ऐसा क्यों डर जनता के बीच? क्या अवेयर नेताओं का भी काम है और जो सोशल वर्कर रहते हैं इनका भी काम है, क्यों नहीं बस हमें बताती है सारी? सर कैसा है, भारत के अंदर आप सभी भारत के नागरिकों ने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायमूर्ति पत्रकार परिषद में लेके हाँ, वो लोग शायद धोखे में है पत्रकार करके बताते हैं। परिषद ये भारत के अंदर ये पहली बार हो गया। कई सारे जज बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज आज भी मेरे पास उनके जो पेपर कटिंग है मौजूद यानी उपलब्ध है, वो भी बोलते हैं कि लोग बोलते नहीं है इसलिए अन्याय अत्याचार होते हैं। बाबा साहब ने भी उस वक्त बोला है कि गुलाम या को गुलाम की जानिब करके दो जब वो बंड करके उठेगा। कई 75 साल पहले बाबा साहब ने बोले हैं, बोल चुके थे। लेकिन लोग उठते क्यों नहीं? इतना बड़ा अन्याय अत्याचार लोगों के ऊपर होने के बाद भी ये लोग डरते क्यों है? मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट रहने के बाद भी आज मैं 30 साल से लड़ाई कर रहा हूँ ये शासन प्रशासन से, और आज भी पूरा पगार ले रहा हूँ गवर्नमेंट से करके, क्योंकि कानून में लिखा है एक नागरिक करके तुम अधिकार, जहाँ जहाँ अन्याय अत्याचार होता है लोगों के ऊपर, कोई भी अन्याय हो, कोई भी समाज के लोग हो तो उनके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो आप आंदोलन मोर्चे से करो। लेकिन राइट तुमको इतना बड़ा कानून में दिखा दिया है, वो पुलिस स्टेशन में अगर तकरार देते हैं उनके खिलाफ, अधिकारी के खिलाफ, अगर वो पुलिस में तकरार देने के बाद भी उसने थानेदार ने एक्शन नहीं लिया तो उसका एसडीपीओ की तरफ तकरार देना चाहिए। वो भी तकरार देने के बाद अगर कार्रवाई नहीं करता तो एसपी की तरफ देना चाहिए। एसपी को तकरार देने के बाद अगर 3 दिन में अगर वो एक्शन नहीं लेता है तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 7 दिन राह देखो। 5 न्यायमूर्ति ने जजमेंट दिया है क्रिमिनल रिट पिटीशन 68/2008 ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश में। ये बहुत बड़ा 5 न्यायमूर्ति का जजमेंट है। 7 दिन राह देखो, अगर तकरार देने के बाद एक्शन नहीं लेते हैं तो वो थानेदार को भी, एसपी को भी आप आरोपी बनाओ और कोर्ट में पिटीशन दाखिल करो। सीआरपीसी कलम 156(3) के अनुसार कोर्ट तुरंत एक्शन लेता है, चाहे कलेक्टर रहो, एसपी रहो, कोई भी रहो, उसके ऊपर गुना दाखिल करने की, एफआईआर दाखिल करने का ऑर्डर देता है। लेकिन विनोद जी मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाह रहा आपसे। कई बार एक आम जो पीड़ित होता है वो शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचता है, एट्रोसिटी एक्ट भी एक्चुअली मान लीजिए उसको पता है, लेकिन जब वो थाने पहुंचता है तो उसकी एफआईआर एट्रोसिटी के अंतर्गत नहीं लिखी जाती है। उसको या तो डरा धमका दिया जाता है या फिर आवेदन ले लिया जाता है, लेकिन वो एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगाया जाता है। और बाद में अगर मान लो लगा भी दिया है तो पता नहीं क्या होता है, वो जमानत लेके बाद, जैसे अभी आप खुद बता रहे हैं कि सीएम ने बोला कि 18,000 एट्रोसिटी के केस हैं, तो कुल मिला के यही होता है कि शिकायतें होती, जमानत लेके बाहर आ जाता है, लोग यही सोचते कुछ नहीं होता है। तो वो मजाक बना के रखा हुआ है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब कानून का मतलब पालन होना चाहिए, कानून का पालन सही ढंग से लोग कर नहीं पा रहे हैं या करा नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह किसको मानते हैं? सर देखिए, ये जो अनुसूचित जाति जमाती है SC/ST एक्ट है 1989 सुधारना 2016, उसमें सेक्शन 18A में लिखा ही है, अगर तकरार देने के बाद कई सारे थानेदार लोग एफआईआर दाखिल नहीं करते, उसको गुमराह करते, उसका निवेदन देते, बाद में चौकसी करेंगे बोलते, लेकिन जब तकरार दिया तो एट्रोसिटी एक्ट की अगर कोई भी तकरार है तो उसको वो टाल नहीं सकते, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। चौकसी करने की भी जरूरत नहीं, इतना स्ट्रांग कानून बना है अभी, नए सरकार ने भी बनाया है, पुराना भी कानून स्ट्रांग था, लेकिन ये थानेदार जो है, कोई भी थानेदार का तो एक्शन नहीं लेते। तो जब अपन पुलिस स्टेशन में वो एक्शन नहीं लिया तो उसके ऊपर के अधिकारी बैठे हैं तो लोग वहाँ पे वो तो रुक जाते, आगे नहीं जाते। तो एसडीपीओ की तरफ जाना चाहिए, तो उसके ऊपर का अधिकारी वो भी अगर एक्शन नहीं लेता है तो एसपी बैठा है, एसपी की तरफ कंप्लेंट करना चाहिए, फिर आईजी है, फिर एसपी भी। कानून क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्या है, कोई भी 156(3) के मैजिस्ट्रेट के जाने के पहले आप पुलिस स्टेशन में जाओ, वो तकरार नहीं लेता है तो उसके ऊपर का अधिकारी एसडीपीओ है उसकी तरफ जाओ, वो भी तकरार नहीं देता है तो एसपी की तरफ जाओ, और एसपी भी अगर तकरार नहीं लेता है तो आप 156(3) के अनुसार उनको पार्टी करो, थानेदार को आरोपी करो, एसपी को आरोपी करो, जो मैंने किया मेरे इसमें उसको आरोपी करो और कोर्ट में केस दाखिल करो। 156(3) जो मैजिस्ट्रेट को पावर है 190 के अंदर, 156(3) के अंदर लोग जा सकते हैं कोर्ट में, और 190 के अनुसार मैजिस्ट्रेट तुरंत उसको एफआईआर दाखिल करने का आदेश कर सकते हैं। लेकिन लोग यहाँ जाते नहीं। चंद्रपुर जिले के अंदर आप देखेंगे तो मेरी पिटीशन ये 156 दिखेंगे, और नागपुर में देखेंगे तो हमारे एक वकील है संजय सिंह करके, उनकी पिटीशन देखेंगे। बाकी लोग जाते ही नहीं, क्योंकि इसका जो माध्यम से, प्रसार माध्यम से जो
जानकारी होना लोगों को, ये जानकारी नहीं है, अज्ञान, या ये कानून बनने के बाद भी लोगों को जानकारी नहीं रहने से, अज्ञान रहने से लोग आगे बढ़ते नहीं। लोग पुलिस स्टेशन तक जाते, वहाँ पे रुक जाते, आगे जाने जाते, और लोगों को डर रहता है और एट्रोसिटी का, कि अगर वो कुछ करेगा, हमला करेगा या कुछ करेगा, ये डर के मारे लोग भी आगे नहीं बढ़ते। और कुछ लोग आमदार खासदार भी रहते जो इसमें इन्वॉल्व हो जाते। एक आधी SC/ST की तकरार दाखिल करने गए तो तुरंत पुलिस को फोन कर देते, रोक देते, ऐसा मत करो। नहीं तो ये कुछ तो ये मामले भी सामने आते हैं और आए भी हैं कि जो पीड़ित होता पक्ष होता है वहां तक तो जाता है, लेकिन बाद में वही विड्रॉल कर लेता है अपनी शिकायत को या वापस ले लेता है, तो बड़ी और समस्या खड़ी हो जाती है। नहीं, ऐसे बहुत सारे है कि कुछ लोग जो वापस लेते हैं तो उनको कुछ प्रॉब्लम है, उनके घर के लोगों को, या कुछ वो आमदार खासदार मंत्री जो लोग है, ये बड़े बड़े आके माफिया लोग है, वो टारगेट करते हैं उनको, घर को हरासमेंट करते हैं। कभी टारगेट किया? नहीं, मेरे को टारगेट, मेरे को बहुत बार खरीदी करने की कोशिश की कंपनी के अधिकारी। मैंने आज तक 12 कंपनी का बैंड बजाया, बड़े बड़े कंपनी के ऊपर। वो हमारे कर्नाटक एमटा कंपनी जो भद्रावती में, कर्नाटक पावर कंपनी, HGIPL कंपनी, इसके ऊपर चोरी का गुना दाखिल किया मैंने कोर्ट से। वोरा की जो है DNR कंपनी, बी इस्पात कंपनी, GMR कंपनी, साई वर्धा पावर कंपनी, इनका बैंड बजाया, इनके ऊपर गुना दाखिल किया। वहाँ से फिर मेरी बदली वहाँ करने के बाद मानीगढ़ L&T कंपनी के ऊपर गुना दाखिल करने की मैंने मांग किया। अभी एट्रोसिटी एक्ट गुना दाखिल हो गया है। इसके बाद मेरे नाम से जो सरकारी जमीन लोग बेचे, वो लॉ कॉलेज के बाजू की 500 एकड़ जमीन जो शहर के अंदर की है, आज वो 30-40 हजार करोड़ की जमीन है। अजीत पवार नाम का एक डिप्टी कलेक्टर ने पूरी जमीन वो बेच दिया 65 बिल्डर को। ये पूरा मैंने बयान, यानी पूरा एविडेंस के साथ मैं काम करता हूँ। इसलिए बहुत सारे कंपनी के लोग भी मेरे यहाँ घर में आए, खरीदने की कोशिश की, मेरी इंक्वायरी भी बिठाए थे, ACP की इंक्वायरी बिठाए थे, दुनिया भर की इंक्वायरी बिठा के। आपका पुराना रिकॉर्ड निकाला होगा? पूरा टोटली मेरा, हाँ, घोटाला नहीं किया? पूरा निकाला। लेकिन मैं ऐसा आदमी हूँ कि शासन का 1 रुपया भी मैंने मेरे 30 साल के सर्विस में खाया नहीं, ना खाया ना खाने दिया। जो नरेंद्र मोदी साहब का नारा था वो अभी का नारा है उनका। अच्छा। ना खाने खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन 30 साल पहले से मैंने भी मेरा नारा लगाया, ना मैंने भी खुद खाया 1 रुपया, और ना लोगों को भी खाने दिया, ना अधिकारी भी खाने दिया। और जा अगर ये गलत काम हुआ वाह मैं उनके ऊपर चोरी का गुना दाखिल किया, करोड़ों रुपए शासन को मिलवा दिया। आप ये मेरे यहाँ पे देख सकते हैं, पूरे ये अवार्ड जो मिले शासन के, कई सारे अवार्ड मेरे को मिले, पुरस्कार मिला है, कई सारे करोड़ों रुपए में शासन को मिला दिया। और एक जवाबदार नागरिक क्या कर सकता है, ये भारत के अंदर भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 51 के अनुसार ये पूरे देश को मैंने बताया है। महाराष्ट्र ही नहीं, हमारे चंद्रपुर जिला नहीं, महाराष्ट्र ने तो पूरे देश को बताया है। और सर्विस पे रहने के बाद एक पटवारी एक कलेक्टर को अटक करता है, एट्रोसिटी गुना दाखिल करता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। कलेक्टर ही नहीं, SP के ऊपर हो गया है, वहाँ के तहसीलदार SDO के ऊपर हो गया है, 12 कंपनी हो गया है, 23 कलेक्टर के ऊपर हो गया है, 82 तहसीलदार SDO के ऊपर मैंने कार्रवाई किया है, और 9 जजेस के ऊपर किया है, उनका प्रमोशन रोका है। जज के ऊपर भी, जज के भी ऊपर किया है, क्योंकि जज भी लोक सेवक है, और लोक सेवक रहने के बाद भी गलत काम करते हैं। एट्रोसिटी एक्ट में जब बल्लारशाह के हमारे कोर्ट ने कलेक्टर के ऊपर एट्रोसिटी गुना दाखिल करने का ऑर्डर करने के बाद जब उसको वो हाईकोर्ट जाना था, तो हाईकोर्ट नहीं जाते हुए वो रिवीजन अर्ज दाखिल किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और तुरंत उसने बेल दे दिया, जबकि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अधिकार ही नहीं। एकाधिक केस में, एट्रोसिटी केस में गुना दाखिल होने के बाद और कोर्ट ने ऑर्डर करने के बाद वो रिवीजन दाखिल करता है, रिवीजन में स्टे देता है। ऐसा जज अगर वो आप पे बैठने के लायक नहीं करके, उसके भी मैंने कंप्लीट किया बाय नेम, उसका कायदे का ध्यान सुमा रहे, उसका निकाल पत्र का दर्जा ही सुमा रहे, और जनहित के लिए वो 1 मिनट भी वो पद पे बैठने के लायक नहीं करके मैंने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को कंप्लीट लिखा। 2 दिन पहले उनका तबादला हो गया। कुछ जज ऐसे मिले कि मैं पिटीशन दाखिल करता 16/8। कौन से जज थे जिनका तबादला हो गया? अभी वो जो PG भोसले करके है, उनका तबादला हो गया, जिन्होंने कलेक्टर को बेल दिया था, जबकि बेल दे ही नहीं सकते। इसके पहले AN काजी था, इसको जब मैंने 16/8/13 को मैंने पिटीशन दाखिल किया था, और बिफोर उसने 19/7/13 को कलेक्टर को नोटिस इशू किया। सर बोला मैंने तुम्हारे यहाँ पिटीशन ही दाखिल किया, तो आप नोटिस इशू कैसे किया, आप ऐसे गलत काम कैसे करते हैं? तो उनका भी कंप्लीट किया। अभी एक कल परसों एक जज ने, जो एक ही दिन में मैंने एक पिटीशन दाखिल किया, 3/5 को पिटीशन दाखिल किया, 11 बजे पिटीशन दाखिल हो गई, 3 बजे मेरी रजिस्ट्रेशन हो गया, 4 बजे आर्गूमेंट हो गया, 5 बजे उसने निर्णय दे दिया, और सही से नहीं किया जज ने, और वो सर्टिफाइड कॉपी मेरे को 3 दिन के बाद दे दिया। ऐसे जज अगर काम करेंगे तो देश में कैसा, यानी कानून प्रणाली जब भाई ऐसे काम करेंगे, जो लोगों का विश्वास कानून प्रणाली पे है, न्याय प्रणाली पे है,
तो ये जजेस जरा ऐसा बोगस काम करेंगे तो ये इसने भरे एट्रोसिटी एक्ट में, जबकि वो कलेक्टर को हाईकोर्ट जाना था या रिट पिटीशन दाखिल करना था उसको सेक्शन 226 के अनुसार आर्टिकल संविधान के अनुसार, लेकिन वो हाईकोर्ट नहीं जाते हुए ये कोर्ट के ऊपर गया और वो कोर्ट को चालन रिवीजन अर्ज दाखिल करने की तरतूद नहीं। मैंने 6 जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट के और वो बताया बात उसमें जज साहब को, पीजी भोसले साहब को, कि आप ये बात कैसे कर सकते हैं, कैसे दे सकते हैं उसको जामीन। आप अगर आपके जैसे जज अगर उनको एट्रोसिटी में जामीन देंगे तो देश में कैसा होगा, क्या होगा, और सामान्य नागरिक न्याय कैसा मिलेगा। और मैं ऐसा आदमी हूँ सर कि मैं लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मैं खुद आर्गूमेंट करता हूँ। मैं खुद वकील नहीं लेते? मैं वकील लेता नहीं, वकील करता नहीं, खुद ही लड़ता हूँ। इसलिए मेरे ये सब न्याय आप देख सकते हैं 8-8, 10-10 दिन में मेरे निकल लगते हैं और गुने दाखिल होते ये हैं। भी बहुत बड़ी बात है कि हमको अगर न्याय पाना हो तो किसी वकील की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन खैर संविधान में ऐसे प्रावधान है कि अगर आप नहीं, आप खुद भी लड़ सकते हैं अगर आप पढ़े लिखे हैं या फिर थोड़ा बहुत आपको आइडिया। जो यहाँ पे जैसे विनोद खोबरागड़े जी की बात कर रहे हैं, तो ये जितने भी आज तक जितने बड़े केसेस लड़े हैं ये उन्होंने खुद मतलब पैरवी करी है, किसी वकील का मतलब इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, ना किसी वकील का मतलब इन्होंने सहयोग लिया। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। सर ये कैसे है, आप ये पूरा सीआरपीसी ये देख सकते हैं जी, ये पूरा कानून है सीआरपीसी। अभी नया जो कानून बना है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम 2023, ये पूरा किताब मैंने हाईकोर्ट से लिए है। इसमें प्रावधान नागरिक को है कि आपके अंदर, देश के अंदर कहीं भी कुछ भी होता है तो आप सीआरपीसी कलम 39 के अनुसार, और ये नया कानून जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम 2023 सेक्शन 33 के अनुसार आप नजीक के पुलिस स्टेशन में तकरार दाखिल करो, वहाँ के मैजिस्ट्रेट को तकरार दाखिल करो, तहसीलदार एसडीएम को तकरार दाखिल करो। अगर वो तकरार देने के बाद, क्योंकि ये नागरिक का अधिकार है वर्दी देने का, अगर वो तकरार देने के बाद एक्शन नहीं लेता है तो आप कोर्ट में जाओ। और कोर्ट में सीआरपीसी कलम 190C में लिखा है कि आप एनी अदर पर्सन, वकील की कोई जरूरत नहीं, आप खुद वहाँ पे जाके अपनी बात रख सकते हैं, कोर्ट को बता सकते हैं। एक तो कोर्ट खुद होके एक्शन लेता है सुमोटो, या दूसरा पुलिस ने तकरार देने के बाद कोर्ट एक्शन लेता है, या नागरिक को इतना अधिकार है 190C के अनुसार वो खुद जाके कोर्ट में आर्गूमेंट कर सकता है, बता सकता है, और उसको ना लोकल स्टैंडिंग बोल नहीं सकता है जज भी कि तुम क्यों आए, क्योंकि उसका अधिकार है। अगर उसको कानून की अगर जानकारी रहा और ये मालूमात रहा कि कौन से कानून से अपन कोर्ट में जाना चाहिए, जैसे कि अभी मैंने बताया 154(3) के अनुसार अगर पुलिस स्टेशन को तकरार देने के बाद एसपी ने कार्रवाई नहीं किया 36 के अनुसार, या 154(3) के अनुसार उसने एसपी ने कार्रवाई नहीं किया, तो उसके आगे की कलम है 156(3) मैजिस्ट्रेट की तरफ जाओ, और 190 के अनुसार मैजिस्ट्रेट एक्शन लेता है। और कोर्ट में 190C के अनुसार आप कोर्ट को जाके बता सकता है, वकील की जरूरत नहीं। मेरे को कई सारे जजेस लोग बोलते हैं खोबरागड़े वकील की जरूरत है क्या, वकील करते क्या। जैसे मैंने आज तक कई सारे एक्शन लिया, कई सारे पिटीशन दाखिल किए। कई बार ऐसे कुछ वकील होंगे जो आपसे भी सलाह लेते होंगे इस बार। बहुत सारे वकील है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर से बहुत सारे वकील की लिस्ट है मेरे पास, क्योंकि ये पहली केस मेरी ऐसी है 156(3) में कि जब मैं कुछ आर्गूमेंट करके एफआईआर दाखिल करता हूँ अधिकारी के ऊपर, तो वकील लोग हैरान हो जाते हैं, ऐसा कैसा होता है। अभी तो मैंने 18 वकील के ऊपर का एक्शन लिया है, वकीलों के ऊपर। वकील के जो आरएसएस मोहन भागवत जो है भारत के आरएसएस के प्रमुख, उसके भाई जो है रविंद्र भागवत चंद्रपुर के, उसके साथ 11 वकील के ऊपर मैंने एक्शन लिया कि आपने कोर्ट में झूठा एफिडेविट क्यों दिया। झूठा एफिडेविट देना ये भी आईपीसी कलम 191, 192, 193, 200 और 467 के अनुसार गुनाह है, और इनके ऊपर भी सीआरपीसी कलम 340 के अनुसार एफआईआर दाखिल करो करके, और इनको बार एसोसिएशन महाराष्ट्र और गोवा बार एसोसिएशन को मैंने कंप्लीट लिखा कि इनकी सनद रद्द करो। आज वो 4 दिन से पूरे वकील लोग परेशान है। हमारे चंद्रपुर जिले के मीटिंग के ऊपर मीटिंग चालू है, तो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता बोला कितने भी मीटिंग लेने के बाद, क्योंकि कानून में लिखा है कानून से बढ़कर अपने देश में कोई नहीं है, और रूल ऑफ लॉ है अपने देश में, कानून है और कानून से बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए आपने झूठा एफिडेविट कोर्ट में क्यों दाखिल किया, और कोर्ट में झूठा एफिडेविट दाखिल करने के बाद वो कलेक्टर को बेल दे दिया एट्रोसिटी एक्ट में, वो देने वाला भी कानून का अज्ञानी है जज, और लेने ये दाखिल 45 साल अगर ये ड्यूटी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट में, इतने बड़े बड़े सीनियर वकील है, विद्वान वकील है, प्रैक्टिस इनकी 45 साल प्रैक्टिस रहने के बाद, इतने बड़े यानी विद्वान वकील रहने के बाद इनको समझने को ना कि ये रिवीजन टेनेबल नहीं है, इनको हाईकोर्ट में भेजने को ना था वो आरोपी को, तो ये खुद रिवीजन दाखिल करके उनको यानी स्टे दे दिया
जबकि ये रिवीजन टेनेबल ही नहीं। तो ऐसे अगर गलत काम करते हैं वकील भी, तो मैंने वकील को भी छोड़ा नहीं, जजेस को छोड़ा नहीं, कलेक्टर एसपी को छोड़ा नहीं, तहसीलदार आमदार खासदार को भी छोड़ा नहीं, मंत्री को भी छोड़ा नहीं, और कंपनी को भी छोड़ा नहीं। ऐसा कोई भी काम मेरे हाथ से गया नहीं जिसको मैंने हासिल ये नहीं किया। और ये सब कानून के दायरे में रहकर मैं ये काम कर रहा हूँ, इसलिए एक निर्भीड होकर मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं आज तक कोई कंपनी से कोई रिश्वत ली, ना अधिकारी से लिया, ना किसी से लिया। इसलिए मेरे को कोई डरने का काम नहीं। मेरी जो इंक्वायरी करना था उन्होंने पूरी इंक्वायरी कर दी है। एसीबी की इंक्वायरी लगा दिया, ईडी की लगा दिया, सीबी की लगा दिया, दुनिया भर की कर दिया, कोई हाथ में मिला नहीं, और मैं सही सलामत है। अच्छा, नहीं, एक चीज थोड़ा सा मुझे बताइएगा, रोक रहा हूँ बीच में आपको। अगर कोई गरीब व्यक्ति आपके पास आएगा, पैसा तो होता नहीं, बेचारा गरीब बहुत पीड़ित व्यक्ति कई ऐसे रहते हैं कि पैसा नहीं होता लेकिन उनको लड़ना है कि अगर ऐसा कोई आता तो उनका केस आप फ्री में लड़ते हैं या फिर उनकी मदद किसी तरीके से करते हैं आप? देखिए सर, अभी जो मैंने कौसुम्बी का प्रकरण बताया, आप अगर उनके गांव में जाके देखेंगे तो उनको रहने को सादा घर नहीं है, झोपड़े में रहते हैं, टट्टे लगा के है। क्योंकि हम SC/ST आयोग के जब लोग आए थे दिल्ली से, जब उनको लेके वो गाँव में गया और उनकी परिस्थिति बताई, वहाँ पे तहसीलदार SDO कलेक्टर था, उनके सामने बताया कि ऐसे गरीब लोगों को आपने 42 साल में क्यों अन्याय किया। आज वो लोगों के पैर में चप्पल नहीं है। ऐसे लोग गरीब लोगों को ऊपर जब मेरे यहाँ आए या वरवा में जा अपन बैठे, वहाँ आने के बाद उन्होंने समस्या बताई। उनकी समस्या लेके मैंने उनको तहसीलदार SDO कलेक्टर तक लेके गया, कमिश्नर तक लेके गया, एवं दिल्ली तक लेके गया। मैं मेरे खुद पैसे से लेके गया और उनको खड़ा करके वहाँ पे आयोग के सामने बताया, सर इनकी कंडीशन देखो, जब इनके पैर में चप्पल नहीं है, इनकी 10-10, 8-8, 10-10 एकड़ जमीन रहने के बावजूद जब इनके ऊपर अन्याय कर रहे हैं, और ये कलेक्टर अन्याय कर रहे हैं। आम वो कंपनी के तो लोग कर रहे हैं, वो मंगलम बिरला जो है कंपनी का मालक, जो आज अरबपति करोड़पति है दिल्ली में बैठ के, वो तो कर रहे, आमदार खासदार भी कर रहे, लेकिन कलेक्टर क्यों कर रहे? कलेक्टर का काम था, उसका राइट था, उसकी ड्यूटी थी, उनका फंडामेंटल राइट था वो लोगों को न्याय देना। अगर चाहता तो 2 महीने में कंपनी बंद कर सकती है। महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड के सेक्शन 180 के अनुसार मैंने कई सारी कंपनी को बंद किया है, कई सारी कंपनी को बैन लगाया है, कई सारी कंपनी के ऊपर FIR दाखिल करता। एक पटवारी अगर FIR दाखिल कर सकता है कंपनी के ऊपर, तो कलेक्टर क्या नहीं कर सकता? वो तो आज DM है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है। लेकिन ये सब करप्टेड रहने के बाद करोड़ों रुपए वो छाप रहे, या के सरकारी जमीन उनको दे रहे, या के वो जो हमारे जो जानवर है, चराई के जानवर की जमीन, चराई वाली जमीन उनको कंपनी को दे रहे। ऐसे अगर फर्जी कलेक्टर यानी भ्रष्टाचारी कलेक्टर रहे तो देश का कैसा उत्थान बनेगा? तो मैं, मेरे बाबा साहब ने कहा था कि अपने कमाई का 20वां हिस्सा समाज के लिए दान करो। तो लोग कौन से माध्यम से करते? कोई ट्रस्ट को देते, कोई मंदिर को देते, कोई विहार को देते, कोई कार्यक्रम को देते, तो ऐसे लोग देते अपन देखते हैं। लेकिन मैं, मेरा जो पगार जो है उसमें 20वां हिस्सा जो है, ये आप फाइल देखते हैं, मेरे पूरा ड्राफ्टिंग मैं करता हूँ, कागज पत्र मैं लगाता हूँ, RTI से कागज पत्र मैं चलाता हूँ, आर्गूमेंट मैं करता हूँ, और ये लोगों का पैसा मैं बचाता हूँ। और ये गरीब लोगों को न्याय देने में जो एक आदमी को ये मिलता है, क्योंकि मेरे गुरु ने जो बताया है कि 99 लोग गरीब लोगों को छोड़ दो ना, लेकिन एक अमीर आदमी मिला तो उसको छोड़ना नहीं, उसको वो औकात दिखा देना। ये मेरे जो गुरु थे, मेरे जो कलेक्टर थे, अभी वो सेक्रेटरी बन के पिछले साल कोरोना में मर गए, मिस्टर N आरुमुगम, नागपुर में। तो उन्होंने जो बताया और वो उन्होंने जो मंत्र दिया, वो मैं 30 साल से यूज कर रहा हूँ। पहले भी यूज कर रहा था, आज भी यूज कर रहा हूँ, आगे भी यूज कर रहा हूँ, यूज करूँगा। क्योंकि जो बाबा साहब के यानी नसीब से हमको बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ अभी पगार भी मिल रहा है। इसलिए ऐसे गरीब लोगों को अगर कुछ पैसा देते हैं और उनको फुकट में केस लड़ते हैं और फुकट में कागज, ये सबसे बड़ी सेवा होती है, सबसे बड़ी सेवा है। और ये सेवा मैं पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत सोचने वाली बात है कि किसी गरीब की मदद करते हैं तो वो लोग ईश्वर की बात करते हैं कि वो ईश्वर की सेवा करते हैं, दुनिया भर की बात करते हैं, मंदिरों में यहाँ हम आ जाते हैं। लेकिन अगर किसी गरीब की अगर उसे आप मदद करते हैं, वो सबसे बड़ी सेवा और सबसे बड़ी भक्ति होती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो विनोद खोबरागड़े जी लगातार मतलब इस तरीके के काम कर रहे हैं, और वो छोटे मोटे मुद्दे नहीं, बड़े मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं। लेकिन ये मुद्दे जो होते हैं
वो मीडिया में नदारत होते हैं। इनसे हमने जब बात की थी तो उन्होंने बताया था कि वो मीडिया के लोग भी आते हैं उनके पास, जानकारी लेके चले जाते हैं, लेकिन पब्लिश कहीं नहीं होती है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये भी लगता है कि मीडिया का काम होता है कि जनता को, विभिन्न समाज का आईना होता है मीडिया। क्योंकि जब हम लोग जर्नलिज्म कर रहे थे, जर्नलिज्म में खास एक चीज़ हम लोग को सिखाई जाती थी कि ये मिशन है, कमीशन नहीं है। लेकिन पत्रकारिता आजकल कमीशन हो गया है। हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन एक पत्रकार भी अगर अपनी जवाबदारी अगर ठीक से निभाए तो समाज को बदल सकता है। जिस प्रकार से देखिए कि शासकीय सेवक हैं ये, और उसके बावजूद भी सरकार के खिलाफ सारी चीज़ें मतलब कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि बगबे वजह, वो जहाँ पे उनको लग रहा है कि नहीं यहाँ गलत हो रहा है, किसी के अधिकार का हनन हो रहा है, वहाँ पर विनोद खोब्रागडे जी मतलब एक अच्छे लीडर बोल लीजिए या समाज सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, और वो गरीबों की सेवा भी कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लोगों को ये बताना चाहेंगे कि अगर आपको इनकी मदद की ज़रूरत पड़ती है, हम इनका नंबर अगर ये चाहेंगे तो हम नंबर भी फ्लैश कर देंगे। कोई भी ऐसी दिक्कत या समस्या होगी, आप इनको कॉल करेंगे, ये आपकी मदद करने के लिए आधी रात बोले या कभी भी बोले, ये उपलब्ध होंगे। ये छोटी सी पेशकश थी, कैसी लगी आपको लाइक और कमेंट्स करके बताइएगा। हम इस तरह की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि हमारा काम ही है खबरें आप तक पहुंचाने का। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, सेवा जोहार, जय भीम। जय भीम।